आप सबको जय हिंद। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल रोजगार पॉइंट ऑफिशियल। उत्तर प्रदेश पुलिस री एग्जाम के लिए आइए देखते हैं अगला प्रैक्टिस सेट, जिसका पहला क्वेश्चन दिया हुआ है। 4 अंकों की वह सबसे बड़ी संख्या ज्ञात करें जो 15, 24 और 40 से पूर्णतः क्या हो जाए, विभाजित हो जाए। 4 अंकों की वह बड़ी से बड़ी संख्या ज्ञात करें जो 15, 24 और 40 से पूर्णतः विभाजित हो जाए। इसको दो तरीके से सॉल्व कर सकते हैं। पहला क्या है, फर्स्ट मेथड। पहला तरीका हम ये बताएंगे एग्जाम में आपको करना कैसे है, कम समय में कैसे इसको सॉल्व करना है, 10 से 12 सेकंड में। जब आप सीख जाएंगे 10 से 12 सेकंड भी नहीं लगेगा। देखिए, इसमें संख्या इन चारों ऑप्शन से ऐसी संख्या हमको ज्ञात करनी है जो क्या हो, 15, 24 और 40 से पूर्णतः विभाजित हो जाए। अगर कोई संख्या 15, 24 और 40 से पूर्णतः विभाजित है तो वह संख्या निश्चित तौर पे वो 100% इनके गुणनखंड से भी क्या होगी, विभाजित होगी। 15, 24 और 40 के 15 का क्या गुणनखंड, 3 और 5, 2 से कटेगा, 4 से कटेगा, 3 से कटेगा, 6 से कटेगा, फिर 8 से कटेगा। ये 2 से कटेगा, 4 से कटेगा, 8 से कटेगा, 5 से कटेगा। इसका मतलब ये समझ लीजिए, अगर कोई संख्या जो 15 से, 24 से और 40 से डिविजिबल है, मतलब कट जाती है, विभाज्य है, तो वो संख्या निश्चित तौर पे इनके जो गुणनखंड है 3 से, 5 से, 2 से, 4 से, 3, 6, 8, 2, 4, 8, 5, इन सब से क्या होगी, वो संख्या विभाजित होगी, इन सबसे विभाजित होगी। तो आइए हम ऑप्शन से क्या करते हैं, चेक करते हैं इनमें कौन सी ऐसी संख्या है जो इनके गुणनखंड से भी विभाजित है और 15, 24 और 40 से भी क्या है, विभाजित है। अब देखिए 3 से कोई संख्या कैसे कब विभाजित होगी, 3 से जिन संख्याओं के जिस संख्या के अंकों का योग, जिस संख्या के अंकों का योग 3 से क्या हो, कट जाए, वो संख्या किससे विभाजित होगी, 3 से विभाजित होगी। 9, 9, 18, 6, 24, 24 क्या है, 3 से विभाजित है, तो ये संख्या भी 3 से क्या होगी, विभाजित होगी। इसको देख लेते हैं, 9, 9, 18, 4, 22, 22 क्या है, 3 से विभाजित है, नहीं है, तो ये ऑप्शन गलत हो गया। तीसरा क्या है, 9, 9, 18, 3, 18, 9, 27, 27 3 से विभाजित है। 9, 9, 18, 8, 26, क्या 26 3 से विभाजित है, विभाजित नहीं है। तो ये दो ऑप्शन तो कट गए, बचा कौन सा, पहला ऑप्शन और सी ऑप्शन। अब आएंगे क्या, जैसे अगर दिया हुआ है 176, अगर पूछा जाए क्या ये संख्या 2 से विभाजित है, तो 2 से वही संख्या विभाजित होगी जिसके लास्ट में क्या हो, या तो 0 हो या 2 से वो कट जाए, 2 से क्या हो, कट जाए। तो क्या 6 2 से कट जाएगा, हाँ, ये संख्या 2 से क्या होगी, विभाजित होगी। अब यही संख्या अगर पूछा जाए क्या ये संख्या 4 से विभाजित होगी, तो 4 से विभाजित होने का नियम क्या है कि उस संख्या के लास्ट के 2 अंक, संख्या के लास्ट के 2 अंक, मतलब लास्ट 2 डिजिट यानी 7, 6, ये क्या हो, 4 से विभाजित हो जाए। तो क्या 76 4 से विभाजित है, हाँ, कितने टाइम में, 19 बार में, तो ये संख्या क्या होगा, 4 से विभाजित होगा। अगर कोई पूछे क्या ये संख्या 8 से विभाजित है, तो कोई संख्या 8 से तभी विभाजित होगी जब उसके लास्ट के 3 अंक किससे विभाजित हो, 8 से विभाजित हो। उसके लास्ट के 3 अंक किससे विभाजित हो, 8 से विभाजित हो, तो वो संख्या किससे विभाजित होगी, 8 से विभाजित होगी। तो इसमें 3 ही अंक है, तो देख लीजिए भाग करके, 8 दूना 16, 8 दूना 16, यानी ये 4 से भी विभाजित है और 8 से भी विभाजित है। तो 4 से विभाजित होने का रूल क्या कहता है, कोई संख्या 4 से तभी विभाजित होगी जब उस संख्या के लास्ट के 2 अंक किससे विभाजित हो, 4 से विभाजित हो। 60 क्या 4 से विभाजित है, हाँ विभाजित है। आते हैं सी ऑप्शन में, 90 क्या 4 से विभाजित है, विभाजित नहीं होता है, तो ये ऑप्शन क्या हो जाएगा, कैंसिल। तो कौन सा सही होगा, ए ऑप्शन सही होगा।
ये है पहला मेथड, फर्स्ट मेथड। जब आप ये करना वो कर लेंगे, 8-10 क्वेश्चन प्रैक्टिस में ला लेंगे, जितना करीब इस चैनल पे रोजगार पॉइंट ऑफिशियल पे आपको 100 प्रैक्टिस सेट करीब मिलेगा। 100 प्रैक्टिस सेट है, आप उसमें इस तरह के क्वेश्चन, बहुत सारे क्वेश्चन पाएंगे, 50-60 क्वेश्चन तो आपको मिल जाएंगे इस तरह के। आप इस चैनल पे जाके हर प्रैक्टिस सेट को आप देख लीजिए, पक्का कहीं ना कहीं अगर 100 प्रैक्टिस सेट कराए होंगे तो 50 से 60 आपको इस तरह का मिल जाएगा, आपको प्रैक्टिस हो जाएगा। कहीं कुछ भी प्रैक्टिस सेट, कोई भी प्रैक्टिस सेट खरीदने की जरूरत नहीं है। इसका दूसरा तरीका क्या है? ये फर्स्ट मेथड था, दूसरा तरीका क्या है? सेकंड मेथड। सेकंड मेथड ये है जो बेसिक है। 4 अंकों की सबसे पहले क्या करेंगे? बड़ी से बड़ी संख्या, तो 499, 4 टाइम लिख देंगे 9 को। ये हो गई 4 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या। बोल रहा है कि ये संख्या, बड़ी से बड़ी संख्या ज्ञात करनी है जो 15, 24 और 40 का से पूर्णतः विभाजित हो, तो इनका एलसीएम ले लेंगे। एलसीएम किसका लेंगे? 15, 24 और 40 का। इनका एलसीएम लेंगे तो 120 आएगा। एलसीएम क्या आएगा? 120 आएगा। अब 120 से इस संख्या में क्या करेंगे? इस संख्या को डिवाइड करेंगे। 9 इस संख्या को डिवाइड करेंगे 120 से। 8 बार में 12 × 96, 960 हो गया। बचा कितना? 39। फिर क्या हो गया? 12 यहाँ 36, 360 हो गया। बचा कितना? 39। ये रिमाइंडर कितना बच रहा है? रिमाइंडर मतलब शेषफल। शेषफल कितना बच रहा है? 39। जो रिमाइंडर बच रहा है, 39 रिमाइंडर बच रहा है, उस रिमाइंडर को क्या करेंगे? इस संख्या से घटा देंगे। कितना बच रहा? 39। इस संख्या से क्या कर दिए? घटा दिए। 0, 6, 9, 9। यही क्या हो गया? आंसर हो गया। जो शेष बचे उस संख्या को क्या कर देंगे? घटा देंगे इससे। अगला क्वेश्चन, दिया है एक निश्चित धनराशि पर 12% प्रतिवर्ष की दर से 2 वर्ष में प्राप्त होने वाला साधारण ब्याज। उसी धनराशि पर 10% वार्षिक ब्याज की दर से 3 वर्ष में प्राप्त होने वाला साधारण ब्याज से 60 कम है, वह धनराशि कितनी है? पहला, ये 2 तरीके से हम आपको बताएंगे। पहला जो है बेसिक देख लीजिए पहले। कह रहे कि एक निश्चित धनराशि, मान लीजिए वो निश्चित धनराशि है, जब 12% प्रतिवर्ष की दर से 2 वर्ष में जो उसका साधारण ब्याज मिलता है, उसी धनराशि पर 10% 3 वर्ष में प्राप्त होने वाले साधारण ब्याज से इतना क्या है? कम है। यानी इससे जो धनराशि मिल रही है 10% की दर से 3 वर्ष में, ये ज्यादा है किससे? 12% 2 वर्ष की दर से। तो बोल रहे वह धनराशि क्या ज्ञात कीजिए। मान लेते वह धनराशि कितनी है? P मान लेते। तो P, तो साधारण ब्याज क्या होता है? P इंटू आर इंटू टी, P इंटू आर इंटू टी। तो P की R की वैल्यू क्या हो गई? 10, क्योंकि ये ज्यादा है ना, इसमें से इसको घटाएंगे। T की वैल्यू क्या है? 3 वर्ष है, अपन 100 माइनस उसी धनराशि पे 12% प्रतिवर्ष की दर से 2 वर्ष का। तो जो अंतर आता है वो कितने का आ रहा है? 60 का अंतर आ रहा है। 60 कम है, यानी कि 60 का अंतर आ रहा है। तो देखिए यहाँ पे क्या हो गया? 10 या 30, 30p अपॉन 100 माइनस 24p बाई 100 इज इक्वल टू 60। एलसीएम लेंगे, क्या होगा? 100। यहाँ पे क्या बचा? 30p माइनस 24p इज इक्वल टू 100। इधर आ जाते हैं। ये कितना p बचा? 6p बचा। 6p अपॉन 100 इज इक्वल टू 60। 6 से ये 10 टाइम में 100 इधर जाएगा,
P इज इक्वल टू 1000 रुपीज। P इज इक्वल टू क्या होगा 1000 रुपीज, 1000 रुपये। ये बेसिक तरीका है, इसमें भी आपको ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा। ये आप जब अपने खुद से हम समझा रहे हैं इस वक्त थोड़ा टाइम लग रहा है। कई लोग ऐसे हैं जो एकदम शुरुआत कर रहे हैं इस एग्जाम से, तो उनको समझाना पड़ रहा है। अब आपको करना कैसे एग्जाम में, वो हम आपको बताएंगे दूसरा तरीका। देखिए सेकंड मेथड कैसे करते हैं। सेकंड मेथड देख लीजिए। सेकंड मेथड देख लीजिए। किसी भी धनराशि का जो साधारण ब्याज होता है, किसी धनराशि का साधारण ब्याज वो कैसे निकलता है। जैसे अगर 100 रुपए है, P की वैल्यू, R की वैल्यू 5% है, T की वैल्यू 2 है। बोला जाए इस राशि पे 2 वर्ष का 5% की दर से साधारण ब्याज कितना होगा। तो साधारण ब्याज या तो हम फार्मूला लगा दें, कैसे, SI इज इक्वल टू PRT, P 100 इंटू 5 इंटू 2/100 कितना आएगा 10 आएगा। या फिर हम क्या काउंट कर ले, ये हम जान ले कि जो मूलधन है वो 100 रुपए है, जो ब्याज दर होता है यानी कि जो ब्याज होता है वो क्या होता है, साधारण ब्याज जो होता है वो R इंटू टी का परसेंटेज होता है। R और T का परसेंटेज जितना होगा वही उसका क्या होगा, साधारण ब्याज होगा। मूलधन पे उतना परसेंट निकाल लेंगे। कैसे, 5 और 2 का मल्टीप्लाई कर देंगे, कितना आएगा 10%। इसी 10% को 100 पे निकाल लो, 100 का 10% कितना होगा 10। तो जब भी साधारण ब्याज निकालने की बात करेगा तो हम लोग ये कहेंगे कि जो R है यानी ब्याज दर है और समय है, इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दो, जितना भी परसेंट आया मूलधन पे उतना परसेंट निकाल लो, वही क्या होगा साधारण ब्याज होगा, वही क्या होगा साधारण ब्याज होगा। अब देखिए यहाँ पे दिया हुआ है कि 12% प्रति वर्ष की दर से 2 वर्ष का, तो इसका साधारण ब्याज कितना होगा 12 इंटू 2 इज इक्वल टू कितना परसेंट होगा 24%। किसका, मूलधन का 24%। दूसरा क्या दे रहा है, उसी धनराशि पर 10% पर वर्ष की दर से 3 वर्ष में प्राप्त होने वाला साधारण ब्याज। तो इसका जो है साधारण ब्याज दर कितना होगा 10 इंटू 3 यानी कि 3%, 30%। ठीक है, मूलधन पे ये 24% और मूलधन का ये 30%, जिसका अंतर कितना है 60 है। तो हम इसको करेंगे कैसे, जो 60 का अंतर आया है वो क्यों आया है, क्योंकि ब्याज दर में अंतर है। ये 3 वर्ष का ब्याज दर है और ये 2 वर्ष का ब्याज दर है, तो इन दोनों में अंतर कितना है 6% का। और हम धनराशि निकालना, हमको मूलधन निकालना है। मूलधन अपने आप में कितने परसेंट होती है 100% होती है, इसको 100% मान लेंगे। परसेंटेज से परसेंटेज कैंसिल, ये कितनी बार हो जाएगा 10 टाइम में, तो क्या हो गया 1000। डी ऑप्शन सही हो गया। 1 से 2 लाइन में आपका क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा, आ जाएगा। अब बेसिक से करेंगे थोड़ा टाइम टेकिंग है, इस वजह से हम ये सोच रहे हैं कि आपको क्यों न बताया जाए हर क्वेश्चन में कि किस टाइप से आप क्वेश्चन करें, कौन सा ट्रिक आप अपनाएं कि जल्दी से सॉल्व हो जाए। आप इस क्वेश्चन में यही पैटर्न अपनाइएगा, बहुत जल्दी क्वेश्चन क्या हो जाएगा सॉल्व हो जाएगा। अगला देखिए 5 कितने टाइम है 1 2 3 4 5 6, इसको क्या लिख देंगे 5 पे पावर 6, ऑलरेडी इस पे कितना पावर है 5 है, इनटू ये 5 कितने टाइम है 1 2 3 4 5, 5 टाइम है, तो 5 पे पावर 5, इस पे पावर कितना है 8, यहाँ डिवीजन का सिंबल है बाई 5 का स्क्वायर, 5 पे पावर 2। ऐसे केस में क्या होगा 6 और 5 मल्टीप्लाई हो जाएंगे, तो कितना होगा 5 पे पावर 30 इंटू ये भी मल्टीप्लाई हो जाएगा 5 पे पावर 40 बाई 5 पे पावर 2
अब ध्यान लीजिए थोड़ा सा, यदि x पे पावर a इंटू एक्स पे पावर b दिया हुआ है, दोनों का बेस क्या है, सेम है, यहाँ भी x है यहाँ भी x है, तो इसके पावर क्या होंगे, जुड़ जाएंगे, इसके पावर क्या होंगे, जुड़ जाएंगे। वही यहाँ भी कर लेंगे, 5 पे पावर 30 है, 5 पे पावर 40 है, इसके बेस क्या है, दोनों का सेम है, 5 5 यहाँ भी है, तो 5 पे पावर a प्लस b हो जाएगा, यानी कि 70 हो जाएगा अपान 5 पे पावर 2। एक और कंसेप्ट समझ लीजिए, यदि x पे पावर a अपान x पे पावर b दिया हुआ है, दोनों का बेस सेम है, यहाँ भी x है और यहाँ भी x है, तो इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, इस वाले पोर्शन को ऊपर लेके जा सकते हैं, तो x पे पावर a माइनस b, जो b पावर है वो क्या हो जाता है, माइनस में हो जाता है, और अगर मल्टीप्लाई में है तो प्लस में रहेगा, अगर नीचे से ऊपर जाएगा तो माइनस में हो जाएगा, तो यहाँ भी क्या होगा, नीचे से ऊपर जाएगा, तो x 5 पे पावर 70 माइनस 2 यानी कितना होगा, 68, कितना होगा, 68, 5 पे पावर 68। अब यहाँ पे क्या दिया हुआ है, 625 पे पावर a, यानी कि 625 किस 5 का कितने घात में आएगा, यहाँ पे 5 में इसको तोड़ेंगे, 5 का कितने घात पे जो है 625 आएगा, 5 25 25 25 125 25 625, यानी कि जो 5 पे पावर 68 आएगा, ये 5 पे पावर 4 की वैल्यू है, इंटू a दिया हुआ है a, तो 5 पे पावर 68 इज इक्वल टू 5 पे पावर 4a। तीसरा कंसेप्ट जान लीजिए, ये पहला था, ये दूसरा था, ये तीसरा। यदि आपको दिया हो x पे पावर a इज इक्वल टू x पे पावर b, दोनों का बेस सेम हो, यहाँ भी x हो और यहाँ भी x हो, जब x x हो तो उनके पावर आपस में क्या हो जाते हैं, बराबर हो जाते हैं, तो यहाँ भी वही पैटर्न अपनाएंगे, 5 यहाँ भी है 5 यहाँ भी है, तो 68 की वैल्यू क्या होगी, 4a, तो 4 से कितने टाइम में जाएगा, 70 टाइम में, a की वैल्यू कितनी हो गई, 17, आंसर क्या होगा, बी। तो इसको नोट कर लीजिएगा, इसको ये कंसेप्ट सीख लीजिएगा। अगला क्वेश्चन, दिया हुआ एक वृत्त के त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल 128 सेंटीमीटर स्क्वायर है, यदि यदि उस त्रिज्यखंड के चाप की लंबाई 64 सेंटीमीटर है तो वृत्त की त्रिज्या ज्ञात कीजिए। सबसे पहले त्रिज्यखंड जान लेते हैं। एक वृत्त है, सर्कल है, उसका ये सेंटर है, इसकी दो त्रिज्याओं द्वारा, इसकी ये भी त्रिज्या और ये भी त्रिज्या, मान लो r त्रिज्या है, इसकी दोनों त्रिज्याओं द्वारा इसकी दोनों त्रिज्याओं द्वारा जो क्षेत्रफल बनाया जाता है, ये क्षेत्र बनाया गया, ये क्षेत्र बनाया गया, यही क्या कहलाता है, त्रिज्यखंड कहलाता है, जिसका क्षेत्रफल क्या दिया हुआ, 128 सेंटीमीटर स्क्वायर, इसका एरिया क्या दिया हुआ, 128 सेंटीमीटर स्क्वायर, 128 दिया होगा, और बोल रहा है इसके चाप की लंबाई, चाप क्या होती है, जो वृत्त की परिधि है ना, इस त्रिज्यखंड की, इस त्रिज्यखंड की जो वृत्त की परिधि है जितनी भी है, वही क्या कहलाती है, चाप, ये क्या कहलाती है, चाप कहलाती है। अगर ये त्रिज्यखंड, दोनों त्रिज्यखंडों के बीच का कोण थीटा है, अगर दोनों त्रिज्यखंडों के बीच कोण कितना है, थीटा है, यानी एंगल क्या है, थीटा है, तो कोण बराबर क्या होता है, थीटा बराबर क्या होता है, चाप, जो चाप है अपान त्रिज्या, त्रिज्या क्या है, r, कोण बराबर चाप बटा त्रिज्या, ये फार्मूला होता है। अब इसका क्षेत्रफल कैसे निकालते हैं,
त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल, त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल कैसे निकालते हैं? पाई आर स्क्वायर इंटू थीटा अपान 360 डिग्री आर 2 पाई, 360 डिग्री आर 2 पाई। यह त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल होता है। अब यहां पे देखिए, अगर ये थीटा डिग्री में दिया हुआ है तो 360 नीचे लिखेंगे, अगर डिग्री में नहीं दिया हो तो क्या लिखेंगे? 2 पाई लिखेंगे, क्योंकि 2 पाई का मान भी क्या होता है? 360 डिग्री होता है। 1 पाई का मान 180 डिग्री होता है और 2 पाई का मान 360 डिग्री होता है। तो त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल कितना दिया हुआ? 128 दिया हुआ है। पाई ऐसे रहने देंगे, आर निकालना है तो आर स्क्वायर हो गया। थीटा की वैल्यू हम लोग क्या निकाले यहाँ पे? चाप बटा त्रिज्या। चाप की लंबाई कितनी दी हुई है? 64, यानी 64 बाई आर। तो इसको क्या लिख देंगे? 64 बाई आर अपान, यहाँ पे देखिए कहीं एंगल का जिक्र नहीं है तो इसी में से यहाँ पे क्या ले लेंगे? 2 पाई ले लेंगे। ये क्या हो गया? पाई आर स्क्वायर इंटू 64 बाई 2 पाई आर। पाई से पाई कैंसिल, एक आर से ये आर कैंसिल, तो बचा क्या? 2 से ये 32 टाइम में, तो 128 इज इक्वल टू 32 आर। ये कितनी बार में जाएगा? 4 टाइम में। तो आर की वैल्यू क्या होगी? 4 सेंटीमीटर। आर की वैल्यू 4 सेंटीमीटर। अगला क्वेश्चन देखते हैं। दिया है, इसमें पूछा है 216 के विषम भाजकों का योग कितना है? 216 के विषम भाजकों का योग कितना है? मतलब 216 के जो गुणनखंड होंगे, गुणनखंड क्या होते हैं? ऐसी संख्या जो क्या करेगी? इसको विभाजित करेगी। जो संख्या इसको विभाजित करेगी वह इसके क्या होंगे? गुणनखंड होंगे। तो 216 के विषम भाजकों का योग ज्ञात करना है। तो उसका क्या तरीका है कि जो 216 का ऐसा गुणनखंड निकालेंगे, 216 का जो किसमें हो? अभाज्य संख्या में हो। तो 216 को अभाज्य संख्याओं में गुणनखंड निकालेंगे, तो 2 से डिवाइड करेंगे, कितनी बार में आएगा? 108, 2 से 54, 2 से 27, 3 से 9 टाइम, 3 टाइम 3 1। तो इसको क्या लिख सकते हैं? 2 पे क्यूब। इसको क्या लिख सकते हैं? 3 पे क्यूब। यहाँ 2 भी क्या है? अभाज्य संख्या है, यहाँ 3 भी क्या है? अभाज्य संख्या है। अब कह रहे हैं कि विषम भाजकों का योग ज्ञात करना है। तो विषम भाजकों का योग, उसके लिए क्या तरीका है? जो विषम भाजकों का योग ज्ञात करना है, सम वाले पोर्शन को हटा देंगे। जब विषम की बात हो रही है तो सिर्फ विषम वाले पोर्शन पे आएंगे। 3 पे पावर 3 है ना, तो 3 पे पावर 0 से शुरू करेंगे, प्लस कर देंगे, फिर 3 पे पावर 1 प्लस करेंगे, फिर 3 पे पावर 2 प्लस करेंगे, फिर 3 पे पावर 3। तो ये कितना होगा? 1 + 3 + 9 + 27 इज इक्वल टू कितना आएगा? 40। तो ये विषम भाजकों का क्या होगा? योगफल होगा। विषम भाजकों का योगफल होगा। क्या करेंगे? 3 पे पावर जितना है, 3 पे पावर उसको 0 से लिखना शुरू करेंगे। 3 पे पावर 0, 3 पे पावर 1, 3 पे पावर 2, 3 पे पावर 3,
इन सबको जोड़ देंगे तो इसके जो विषम गुणनखंड होंगे, विषम भाजक जो है उनका योग पता चल गया। कितना हो गया? 40। अब यही अगर पूछ देता समभाजकों का योग, समभाजकों का योग, तो हम लोग क्या करते हैं? 2 पे पावर क्यूब है ना, तो समभाजकों में ये जितना भी पावर होता है इसको 1 से शुरुआत करते हैं। किससे? 1 से शुरुआत करते हैं। 2 पे पावर 1, 2 पे पावर 2, 2 पे पावर 3, 3 तक है तो 3 तक लेके जाएंगे। सम में हमेशा 2 पे पावर 1 से शुरुआत करेंगे, 2 पे पावर 1 से। विषम में हमेशा 0 से शुरुआत करेंगे। तो ये कितना हो गया? 2 + 4 + 8 14। तो क्या पूछा है? विषम भाजकों का योग कितना है? 40। तो सी ऑप्शन क्या हो गया? सही है। अगला क्वेश्चन, देखिए 21/60 = 7/x। 7 से कितने बार में कटेगा? 3 बार में। 3 से कितनी बार में कटेगा? 20 बार में। तो x की वैल्यू क्या होगी? 20। ये ऑप्शन सही है। जो 4 बिंदु लगा हुआ है इसका मतलब इक्वल। अगला, दिया हुआ है x और y की मासिक आय 9 और 7 के अनुपात में, जबकि उनके मासिक खर्च 3 और 5 के अनुपात में है। यदि उन्होंने क्रमशः 16,000 और 14,000 मासिक की बचत की तो उनकी मासिक आय में अंतर। इस तरह के क्वेश्चन को ट्रिक से कैसे करेंगे? बेसिक से करेंगे तो आप करते रह जाएंगे। ट्रिक से कैसे करना है, जल्दी से कैसे करना है, तो ध्यान से सुनिए। बोल रहा है कि उनकी मासिक आय में अंतर, मासिक आय की बात कर रहा है तो आय को पहले ऊपर लिखेंगे। कैसे? आय दिया हुआ क्या? 9 और 7, 9 और 7 का अनुपात दिया हुआ है। और फिर क्या दिया हुआ लास्ट में? किसका अनुपात दिया हुआ है? खर्च का। तो खर्च का अनुपात लिख देंगे। क्या दिया हुआ है? 5 और 3 दिया हुआ है। हम जानते हैं आय क्या होता है? खर्च प्लस बचत। आय बराबर खर्च प्लस बचत। यानी कि अगर आय में से उनके जो बचत है वो घटा देंगे, आय में से उनके बचत को घटा देंगे, किसका अनुपात निकलेगा? खर्च का। तो देखिए कितना है? 16,000 है ये कितना है? 14,000। घटा देंगे तो क्या आ जाएगा? हम लोग के खर्च का अनुपात आ जाएगा। वही तो दिया हुआ है। अब इसको सॉल्व कैसे करेंगे? देखिए 7 से क्या करेंगे? इसमें मल्टीप्लाई करेंगे, मतलब 3 से इसमें मल्टीप्लाई करेंगे। कितनी बार हो जाएगा? 27। 3 9 27। फिर 5 से इसमें मल्टीप्लाई करेंगे, कितना होगा? 35। ध्यान से सुनिए, 3 से इसमें मल्टीप्लाई करेंगे, 3 9 27। फिर 5 से इसमें मल्टीप्लाई करेंगे, 5 से 35। इन दोनों का अंतर कितना है? 8 है। तो 8 बराबर होगा किसके? 3 का एक बार इसमें मल्टीप्लाई कीजिए, 16 तिया 48,000। फिर 5 का इसमें मल्टीप्लाई कीजिए, 14 5 70, और इन दोनों को घटा दीजिए, कितना होगा? 70,000 माइनस 16 तिया 48,000। 70,000 में से 48,000 घटा देंगे तो 8 की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 22,000।
एक की वैल्यू कितनी होगी, 8 दूना 16, 8 सदे 56, 8 पचे 40, 2750 हो जाएगी। हमको क्या पूछा है, उनकी मासिक आय में अंतर कितना होगा, तो मासिक आय कितनी है, 9 और 7 के अनुपात में है, तो इनका अंतर कितना होगा, 9 में से 7 जाएगा 2, तो 2 का मान क्या होगा, 2 से इसमें मल्टीप्लाई कर देंगे 5500 रुपये, 2 का मान क्या होगा 5500 रुपये, यही आंसर हो जाएगा। बाकी बेसिक कैसे करना, बेसिक से भी बता देते हैं, उसको उस तरह से सॉल्व नहीं करना आपको, आप करते रह जाएंगे। फिर से एक बार देख लीजिए, क्या करेंगे, 3 को 9 से मल्टीप्लाई करें कितना है 27, फिर 5 को 7 से मल्टीप्लाई करेंगे कितना आएगा 35, तो इन दोनों को घटा देंगे, किसी से भी घटा दें, मतलब छोटा बड़ा देख के, ये 35 है, 35 में से 27 घटा दें कितना आएगा 8 आएगा, 8 बराबर होगा किसके, 3 से इसमें मल्टीप्लाई करें, फिर 5 से इसमें मल्टीप्लाई करें, तो कितना आएगा 16 3 48, 14 25 70, 70,000 माइनस 48,000 कितना आएगा 22। कुछ लोग ये सोच रहे होंगे सर अगर यहाँ पे कभी कभी प्लस आए यहाँ माइनस आ जाए, ऐसा भी हो सकता है, तो इस तरह का भी क्वेश्चन आपको कराए हैं। आप प्रैक्टिस सेट देखेंगे, आपको इस तरह का करीब 100 प्रैक्टिस सेट मिलेगा, जिसमें आपको 30-40 क्वेश्चन तो जरूर मिल जाएंगे, 30-40 क्वेश्चन जरूर मिल जाएंगे आपको, तो आप देख लीजिएगा वहां पे, उस तरह का भी क्वेश्चन कराएंगे। अभी और प्रैक्टिस सेट आएगा उसमें भी कराएंगे। इसका बेसिक कराने का कोई मतलब है नहीं, बेसिक कराएंगे, चलिए देख लेते हैं इसको, बेसिक करा देते हैं। देखिए इसको बेसिक तरीके से कैसे करते हैं, आय का अनुपात कितना है 9x मान लेंगे, और ये 7x मान लेंगे, और इसका क्या दिया हुआ है, खर्च का अनुपात दिया हुआ है, खर्च का अनुपात कितना है 5 और 3, और इसमें क्या बोला है 16,000 और 14,000 की बचत करते हैं, x कितने की बचत करता है 16,000, 9x में से 16,000 घटाएंगे, यानी आय में से बचत को घटाएंगे तभी क्या आएगा खर्च आएगा, इसकी आय में से बचत घटा देंगे क्या आ गया खर्च आ गया। अब इससे इसको मल्टीप्लाई करेंगे, फिर इससे इसको मल्टीप्लाई करेंगे, 3 9 27x, 16 3 48, यानी क्या हो गया 48,000, ये बराबर होगा 7 5 35x माइनस 14 5 70, 70,000 हो गया। इसको इधर लेके जाएंगे, इसको इधर लेके आएंगे, 70 में से 48 गया 22,000, 35x में से 27x घटेगा कितना आएगा 8x, तो x का मान क्या होगा 8 दूना 16, बचा कितना 6, 8 सते 56, 8 पचे 40, x का मान 2750। अब क्या पूछा है, उनकी मासिक आय का अंतर, मासिक आय का अंतर मतलब 9x में से 7x घटा देंगे क्या आएगा 2x आएगा, तो 2 का मल्टीप्लाई कर देंगे, तो 2x इज इक्वल टू 5500। ये बेसिक हो गया। अगला क्वेश्चन, दिया है ए और बी समान समय के लिए 7 और 8 के अनुपात में एक व्यवसाय में निवेश करते हैं, यदि कुल लाभ का 7% दान में दिया जाता है और लाभ में ए का हिस्सा कितना है 12,600 है, तो अर्जित लाभ की कुल राशि कितनी है, दशमलव के 2 स्थान तक बताना है। देखिए सबसे पहले क्वेश्चन समझ लेते हैं कि जब भी समान समय दिया हो, समान समय, तो जो निवेश का अनुपात होता है, निवेश का अनुपात यहां पे देखिए दिया हुआ है ना, ए और बी समान समय के लिए, तो जो निवेश का अनुपात होता है वही लाभ का अनुपात होता है। वही क्या होता है
लाभ का अनुपात होता है। जब भी समान समय हो तो निवेश का अनुपात लाभ का अनुपात होता है। तो यहाँ पे जो निवेश का अनुपात दिया हुआ है ना, तो हम इसको क्या बोल सकते हैं, लाभ का अनुपात भी यही है। 7 और 8, 7:8 जो है ये लाभ का भी अनुपात है, क्योंकि समान समय की बात किया हुआ है। बोल रहा है यदि कुल लाभ का 7% क्या कर दें, दान दे दिए। जितना भी लाभ हुआ उसका 7% दान दे दिए। उसके बाद बंटवारा हुआ किसके बीच, ए और बी के बीच। उसमें तब जाके ए का हिस्सा कितना मिला, 12,600 मिला। 7% दान करने के बाद जो लाभ बचा उसमें ए का हिस्सा कितना मिला, 12,600 मिला। तो अर्जित लाभ की कुल राशि कितनी है, तो कुल कितना लाभ अर्जित हुआ ये ज्ञात करना है हमको। यहाँ पे देखिए जो ए का हिस्सा है लाभ का, वही तो निवेश का हिस्सा, यानी निवेश का जो अनुपात होगा वही लाभ का अनुपात होगा। तो ए का हिस्सा कितना है, 12,600 है। ए का हिस्सा 12,600, तो ए का लाभ कितना है, 7 है। तो जिसका मान दिया हुआ है उसको नीचे लिखते हैं। हम क्या करेंगे, अब हम टोटल लाभ निकाल लेंगे। टोटल लाभ कितना है, 7 और 8 के अनुपात में बटा है, तो दोनों को जोड़ लेंगे, ये 15। ये टोटल लाभ हो गया, ये टोटल लाभ हो गया। 7 से कितनी बार में जाएगा, 18×95, 18 के 9 18 तो 27, 27,000 रुपए हो गए। टोटल कितना लाभ हुआ, 27,000 रुपए, मतलब टोटल 27,000 लाभ हुआ। लेकिन ये कुल लाभ जो है 27,000 आपको मिला है। कब 27,000 हुआ है, जब 7% हम लोग क्या कर दिए, दान में दे दिए। 7% दान में देने के बाद कुल कितना पैसा बचा है, 27,000 बचा हुआ है। अब हमको क्या कर रहा है कि वो ओरिजिनल कितनी लाभ हो रही होगी दान देने के पहले, तो जो 27,000 है ना, ये कितने परसेंट का मान है, ओरिजिनली ये 93% का मान है, क्योंकि 7% क्या कर दिया गया है, दे दिया गया है। वही लाभ 93% का मान कितना है, 27,000। तो हमको 100% का मान ज्ञात करना होगा। 100% मतलब कि दान देने से पहले जो लाभ हुआ था, ये परसेंटेज से परसेंटेज कैंसिल, ये 3 31 बार में जाएगा और ये 9,000। तो ये कितना हो गया, 1 2 3 4 5, 31 हो गया। अब इसको इसमें भाग देंगे, क्या आएगा इसका आंसर, 290 32.25 290 32.25, डी ऑप्शन सही होगा। इसको भाग दे दीजिएगा आप, तो 290 32.25 इसका आंसर आएगा। इससे आसान आपको क्या मिलेगा, यहीं पे आपको हो सकता है थोड़ा प्रॉब्लम आया समझने में। जो 27,000 आया ना, वो क्या है कि 7% हम लोग जब दान दे दिए उसके बाद बचा हुआ लाभ है। जो 7% दान देने के बाद बचा हुआ लाभ है, तो 7% तो हम दे चुके हैं, तो बचा ये कितने परसेंट का मान हो गया, ये 93% का मान हो गया। जितने परसेंट का मान दिया उसको नीचे लिखते हैं। अब हमको 100% का निकालना है, तो 100 उसको क्या करेंगे, ऊपर मल्टीप्लाई करेंगे, उसके बाद कैलकुलेट करेंगे, क्या आएगा, 29,032 रुपए 25 पैसा। अगला, आर और एस एक कार्य को क्रमशः 8 दिन और 12 दिन में कर सकते हैं। यदि आर कार्य की शुरुआत करता है और वे वैकल्पिक दिनों में कार्य करते हैं, तो कार्य कितनों दिनों में समाप्त हो जाएगा। ये वैकल्पिक दिन का मतलब ये है, पहले दिन कौन शुरुआत कर रहा है, आर, दूसरे दिन कौन आएगा, एस आएगा, फिर तीसरे दिन आर आएगा, फिर चौथे दिन एस आएगा, फिर 5वें दिन आर, 6ठे दिन एस आएगा। मतलब हम यहाँ पे ये देख रहे हैं कि विषम डेज में कौन आ रहा है, मतलब विषम दिन में कौन आ रहा है, आर आ रहा है।
आर जो है पहले दिन आएगा, तीसरे दिन आएगा, पांचवें दिन आएगा, सातवें दिन आएगा, जब तक काम चलता रहेगा तब तक वो आएगा, लेकिन विषम दिन में आएगा। और सम दिन में कौन आएगा? सम डेज में एस आएगा, दूसरे दिन आएगा, चौथे दिन आएगा, छठवें दिन आएगा, आठवें दिन आएगा, जब तक काम चलता रहेगा तब तक, कार्य खत्म नहीं होगा तब तक ये आएगा। अब देखिए यहाँ पे दिया हुआ है आर कितने दिन में कार्य समाप्त करता है? 8 दिन में, और एस 12 दिन में। इनका एलसीएम क्या होगा? 24। ये 3 हो गया और ये 2। ये जो 24 आया है ना, ये कुल काम है। 24 क्या है? कुल काम है। ये 3 और 2 जो आया है ये क्षमता है। 3 और 2 दोनों क्या है? क्षमता है। 3 किसकी क्षमता है? आर की क्षमता है। क्षमता का मतलब ये है आर किसी काम को एक दिन में कितना करेगा? 3 का। एस किसी काम को एक दिन में कितना करेगा? 2 का। मतलब एस उसी काम को एक दिन में 2 काम करेगा। बोल रहा है कि अगर आर कार्य की शुरुआत करे फिर कौन आएगा? एस आएगा। तो हम 2 दिन का कार्य निकाल लेते हैं। 2 दिन का काम कितना होगा? ए पहले दिन 3 काम करेगा, फिर दूसरे दिन कौन आएगा? एस आएगा। तो 2 दिन का काम कितना होगा? 5 काम होगा। अब 24 टोटल काम है, हमको 24 काम पूरा करना है, तो 24 को 5 से हम भाग देंगे। कितनी बार में जाएगा? 5 चौक 20, 4 बार में जाएगा। बचेगा कितना? 4 शेष बचेगा। तो 4 बार में जाएगा तो 4 का इधर भी मल्टीप्लाई कर दो और 4 का इस साइड में मल्टीप्लाई कर दो। ये कितना हो गया? 8 दिन। 8 दिन में कितना काम हो गया? 20 काम हो गया। 5 चौक 20। टोटल काम कितना है? 24। काम कितना समाप्त हो गया? 20। बचा कितना काम? 4 काम। देखिए 8 दिन में 20 काम हो गया। अब 9वें दिन कौन आएगा? विषम डेज में कौन आएगा? आर आएगा, क्योंकि आर पहले दिन आता है, तीसरे दिन आता है, 5वें दिन, 7वें, 9वें दिन, 11वें दिन, विषम डेज में आर आता है। तो आर आएगा। आर उस दिन कितना काम करेगा? एक दिन में 3 ही काम तो करेगा। तो कितना काम हो गया? 23 काम। कितने दिन हो गए? 9 दिन। अब 10वें दिन की बात है। 10वें दिन कौन आएगा? एस आएगा। काम कितना बचा है? 1 बचा है। कितने दिन में 1 काम करेगा? उसकी क्षमता से क्या कर देंगे? भाग दे देंगे। 1 काम बचा, उसकी क्षमता से भाग देंगे। कितना बचा? 0.5। तो 9 में इसको जोड़ देंगे, 0.5 को। जोड़ना कैसे है देख लीजिए। 9 लिखा हुआ है तो 9 के बाद दशमलव लगा के 0 बढ़ा दो। जितना भी बढ़ाना है बढ़ा सकते हो। अब यहाँ पे क्या है? 0.5 है, तो दशमलव के जस्ट नीचे दशमलव लिखते हैं और यहाँ पे क्या लिख देंगे? 5 लिखेंगे। दशमलव के जस्ट नीचे दशमलव लिखते हैं, उसके बाद जितनी संख्या है उसको लिख देते हैं। 0 और 5 मिलके कितना हो जाएगा? 5। और 9 और 0 मिलके कितना हो जाएगा? 9। तो 9.5 दिन इसका क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। एक ट्रेन 10 मिनट में 14 किलोमीटर की दूरी तय करती है। यदि उसकी गति में 4 किलोमीटर प्रति घंटे की कमी कर दी जाती है तो उसे उतनी ही दूरी तय करने में कितना समय लगेगा? देखिए इससे चाल निकाल सकते हैं, ट्रेन की चाल निकाल सकते हैं। एक ट्रेन 10 मिनट में कितने किलोमीटर चलती है? 14 किलोमीटर। तो स्पीड इज इक्वल टू क्या होता है? चाल बराबर दूरी बटा समय। दूरी कितना है? 14। समय कितना? 10 मिनट है। इसको घंटे में चेंज करना है तो किससे भाग देंगे? 60 से भाग देंगे। तो ये 60 ऊपर चला आएगा। तो 14 × 60 बटा 10। ये कितनी बार में कटेगा? 6 बार में, यानी 84 किलोमीटर प्रति घंटा होगा। 84 किलोमीटर पर आवर हो गया। अब क्या कर रहा है? उसकी गति में, यदि उसकी गति में 4 किलोमीटर प्रति घंटा कमी कर दी जाए तो अब गति कितनी हो गई? 84 में से 4 क्या कर देंगे? घटा देंगे। कितना बचा? 80। तो बोल रहे उतनी दूरी तय करने में कितना समय लगेगा?
तो समय बराबर दूरी, दूरी कितना दिया हुआ है 14 किलोमीटर बटा चाल, चाल कितना दिया हुआ है 80। ये जो समय आएगा वो किस में आएगा, घंटे में आएगा। घंटे को मिनट में चेंज करना है तो किससे मल्टीप्लाई करेंगे 60 से। ये हम कैसे जान पाए मिनट में लाना है, क्योंकि सारा आंसर किस में दिया हुआ है, मिनट में दिया हुआ है। 20 चौक 80, 20 पत्तियां 60, 2 दूना 4, 2 सत्ते 14, 21 बटा 2 यानी 10 होल 1/2 मिनट। 10 होल 1/2 मिनट। ये ऑप्शन क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, दिया हुआ है यदि 120 को x% से घटाने पर वही परिणाम मिलता है जो 40 को x% से बढ़ाने पर मिलता है। देखिए बोला है 120 को x% बढ़ाने पर यानी कि 100 + x वही परिणाम मिलता है, वही परिणाम मिलता है। मतलब ये बराबर होता है 40 को 120 में x% घटाने पे दिया हुआ है। ये वही परिणाम मिलता है 40 को x% बढ़ाने पे जो मिलता है। ये दोनों क्या हो रहे हैं, बराबर है। परसेंटेज से परसेंटेज क्या हो गया, कैंसिल हो गया। 40 ये कितनी बार में जाएगा, 3 बार में। 3 का इसमें मल्टीप्लाई करो, 300 - 3x इज इक्वल टू 100 + x। 3x को इधर लेके जाएंगे, 100 को इधर लेके आएंगे, तो क्या हो गया 4x इज इक्वल टू 200। x की वैल्यू कितनी हो गई 50, x की वैल्यू कितनी हो गई 50 हो गई। अब कह रहे हैं कि तो 210 का x% 180 के x - 20% से कितना अधिक है। देखिए x इज इक्वल टू कितना है 50 आया। अब यहाँ पे क्या बोल रहा है, बोल रहा है 210 का x% 180 के x - 20% से कितना अधिक है। तो पहले 210 का x% निकाल लें। x का मान कितना आया 50 आया, 50%, 50 बटा 100, 2 0 से 2 0 कैंसिल, 21 बचे 105 आ गए। 210 का x% 180 के x - 20%, 180 इंटू x - 20%, x की वैल्यू 50 है, 50 में से 20 जाएगा 30%, यानी 30/100। 0 से 0 कैंसिल, कितना होगा 54। तो बोल रहा है तो 210 का x% 180 के x - 20% से कितना अधिक है। तो कितना अधिक है, 105 में से 154 घटाएंगे 51। तो कितना प्रतिशत अधिक है, देखिए यहाँ प्रतिशत पूछा हुआ है, कितना अधिक है, जितना अधिक है 51 लिख दिए। किससे पूछ रहा है, किससे अधिक है, 180 के x - 20%, जिसका मान कितना है 54। तो नीचे क्या हो गया 54 इंटू 100 करेंगे, 18 3 18 54 3 17 51, तो 1700/18। तो ये कितना परसेंट आएगा 94.4%। तो लगभग किसके बराबर होगा 94% के बराबर। डी ऑप्शन सही है। यहाँ पे कंफ्यूजन हो सकता है, यहाँ पे लिखा हुआ है 210 का x%,
180 के x माइनस 20% से कितना अधिक है। तो तुलना किससे करना है, 180 के x माइनस 20% से तुलना करना है। तो जिससे तुलना करना नीचे लिखते हैं, कितना अधिक है, 51 अधिक है, 51/54 इंटू 100 कर देंगे, आंसर आ जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। ए, बी तथा सी एक कार्य को क्रमशः 48, 12 और 24 दिनों में कर सकते हैं। ए, बी तथा सी मिलकर उस कार्य के 2/3 को कितने दिनों में पूरा कर सकते हैं। सबसे पहले लिखेंगे ए कितने दिन में, 48, बी 12 दिन में, सी 24 दिन में। इनका एलसीएम लेंगे, कितना आएगा, 48। तो ये जो आया ना 1, 4, 2, ये क्षमता है। ये क्या आया है, कुल काम। कुल काम कितना है, 48। क्षमता कितना है, ए का 1, बी का 4, सी का 7। बोल रहा है कि ए, बी तथा सी मिलकर उस कार्य के 2/3, तो इसका 2/3 कितना होगा, 48 का। 48 का 2/3 मतलब 2/3। 3 से कितनी बार में जाएगा, 16 बार में। तो 16 दूना 32। तो 2/3 काम मतलब 32 काम है। 48 का 2/3 काम कितना हो गया, 32 काम। तो बोला 32 काम को तीनों मिलकर कितने दिन में पूरा करेंगे। तो थोड़ा सा जान लीजिए, कुल काम बराबर समय इंटू क्षमता होता है, समय इंटू क्षमता। तो कुल काम कितना है, 32 है। हम लोग को क्या निकालना है, समय। तो समय बराबर कुल काम बटा क्षमता। क्षमता कितना है, जैसे समय निकालना है तो कुल काम बटे क्षमता हो जाएगा। तो क्षमता कितनी हो गई, 4, 2, 6, 1, 7, 32/7। ये ऑप्शन सही है। कुल काम बराबर क्या होता है, समय इंटू क्षमता। अगला, देखिए अगले में क्या बोल रहा है, एक ट्रेन 40 मिनट में 56 किलोमीटर की दूरी तय करती है। यदि इसकी गति में 9 किलोमीटर प्रति घंटे की कमी कर दी जाती है तो इसके द्वारा 225 किलोमीटर की दूरी तय करने में लगने वाला समय ज्ञात करना है। देखिए एक ट्रेन 40 मिनट में कितना किलोमीटर दूरी तय करती है, तो ट्रेन की चाल ज्ञात कर लेंगे, वेलोसिटी स्पीड ऑफ ट्रेन। तो चाल बराबर दूरी बटा समय, 56 बटा समय कितना है, 40 मिनट। मिनट को घंटे में क्या कर देंगे, चेंज कर देंगे। तो 60 से भाग दे दिए, 0 से 0 कैंसिल, 6 ऊपर चला गया, 56 इंटू 6/4। 4 से कितनी बार में कटेगा, 14 बार में। तो 14 6 84, 84 किलोमीटर प्रति घंटा क्या आ गया, इसका स्पीड आ गया। अब कह रहा है इसके गति में 9 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से क्या कर दी जाए, कमी कर दी जाए। तो अब स्पीड कितनी हो गई, 84 में से क्या कर देंगे, 9 माइनस कर देंगे, कितना आया, 75। तो कह रहे 225 किलोमीटर की दूरी तय करने में क्या समय होगा। तो समय बराबर दूरी बटा चाल, चाल कितना है 75। 75 में 3 का मल्टीप्लाई करेंगे क्या आएगा, 225। तो समय क्या हो गया, 3 घंटे हो गए। 75 में 3 का मल्टीप्लाई करें क्या आएगा, 225। अगला क्वेश्चन, दिया एक व्यापारी एक वस्तु को
उसके अंकित मूल्य पर 28% की छूट पर बेचता है और फिर भी 20% का लाभ प्राप्त करता है। यदि उसे एक वस्तु की बिक्री पर 10.5 रुपए का लाभ होता तो वस्तु का अंकित मूल्य क्या होगा? देखिए, सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे क्रय मूल्य, क्वेश्चन को आसान बनाने के लिए विक्रय मूल्य और अंकित मूल्य को क्या कर, इसका अनुपात निकालेंगे। कैसे अनुपात निकालेंगे? देखिए क्या दिया हुआ है, एक व्यापारी एक वस्तु को उसके अंकित मूल्य पर 28% की छूट देता है। ये देखिए कंसेप्ट सीख लीजिए, बहुत ज्यादा काम आने वाला है। 28%, एक चीज याद रख लीजिए, जब भी छूट की बात होगी, छूट जब भी बात करेगा, छूट की बात हमेशा से अंकित मूल्य पे होता है। जब तक स्पेशली मेंशन न कर दिया जाए कि छूट किस पे है, तब तक हम यही मानेंगे कि छूट की जब भी बात होगी तो अंकित मूल्य पे होगी। और जब भी लाभ की बात होगी, हमेशा किस पे होता है लाभ, लाभ या हानि हमेशा क्रय मूल्य पे होता है। फिर से सुन लीजिए, छूट जो है हमेशा अंकित मूल्य पे होता है, लाभ और हानि हमेशा लाभ और हानि हमेशा क्रय मूल्य पे होता है। 28% की छूट प्राप्त हुई तो इसको फ्रैक्शन में चेंज करेंगे, कितना होगा 28/100, 4/25 100 और 4×7 28 या फिर 7/25। 28% की छूट दी जाती है। देखिए जो 28% आया है ना, उसका मान कितना आया 7/25। तो यहां से हम ये कंक्लूजन निकाल सकते हैं 25 का 28% क्या है 7 है। 25 का 28% कितना है 7 है। तो अगर ये 25 को हम लोग क्या मान ले, क्रय अंकित मूल्य मान ले, अंकित मूल्य कितना हो गया 25 हो गया। तो बताइए इसमें कितने परसेंट की छूट दी जा रही है 28% की। तो 25 का 28% कितना है 7। तो 25 में से 7 घटा देंगे, क्या मिल जाएगा विक्रय मूल्य। अंकित मूल्य पर छूट देने के बाद जो भी राशि आएगी वो क्या कहलाती है, विक्रय मूल्य कहलाती है। तो विक्रय मूल्य कितना हो जाएगा 18। 25 में से 7 क्या कर देंगे, घटा देंगे। देखिए अंकित मूल्य कितना है 25 है, विक्रय मूल्य क्या आ गया 18 आ गया, यहाँ पे लिख देंगे। दूसरा, फिर भी उसे 20% का लाभ होता है। यहाँ पे अंकित मूल्य इसलिए माने क्योंकि छूट की बात कर रहा है। छूट हमेशा किस पे मिलता है, अंकित मूल्य पे। अब लाभ हानि की बात कर रहा है, लाभ हानि हमेशा किस पे मिलता है, क्रय मूल्य पे। कितने परसेंट का लाभ होता है 20%। 20% मतलब 20/100 यानी कि 1/5। तो यहाँ पे 5 क्या हो जाएगा, क्रय मूल्य हो जाएगा। 20% का लाभ हो रहा है, तो लाभ हो रहा है तो इसमें जोड़ देंगे, तो विक्रय मूल्य क्या होगा 5 और 1 6, क्योंकि लाभ हो रहा है। अगर हानि होती तो 5 में से 1 घटा देते, तब भी वो विक्रय मूल्य होता, कितना 4 हो जाता। अब यहाँ पे देखिए क्रय मूल्य कितना दिया हुआ है, इस लाइन में नहीं लिखेंगे, इसको खाली रखेंगे। क्रय मूल्य 5 दिया, विक्रय मूल्य कितना दिया 6। किसी भी वस्तु का ये विक्रय मूल्य तो समान होगा ना, विक्रय मूल्य क्या होगा समान होगा, अंकित मूल्य भी क्या होगा समान होगा, क्रय मूल्य भी क्या होगा समान होगा। लेकिन यहाँ पे विक्रय मूल्य 18 दिया और यहाँ पे कितना दिया हुआ 6 दिया हुआ है। तो 6 को 18 बनाना 3 से क्या करना पड़ेगा, मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो इधर भी कितने से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा 3 से। अब क्या हो गया 6 × 18 यहाँ भी हो गया, 18 यहाँ भी हो गया, तो बीच में 18 लिख दो। ये क्या आ गया 25 लिख दो। ये कितना आ गया 15, कितना आ गया 15। क्रय मूल्य 15, विक्रय मूल्य 18, अंकित मूल्य कितना हो गया 25। ये आपको समझाने के चक्कर में इतना आपको बताना पड़ रहा है, अदरवाइज ये ज्यादा से ज्यादा 18 से 20 सेकंड लगेगा, इसको कैलकुलेट करने में आंसर आ जाएगा। यदि उसे एक वस्तु की बिक्री पर कितने परसेंट का कितने का लाभ हो रहा है 10.5 रुपए का, तो जो 10.5 रुपए है
तो इसमें लाभ कैसे ज्ञात करेंगे? विक्रय मूल्य से क्रय मूल्य घटाते हैं तो वही क्या होता है? लाभ होता है। तो विक्रय मूल्य 18, क्रय मूल्य 15, 18 में से 15 गया 3, तो 3 का मान कितना हो गया? 10.5। अब हमको क्या पूछ रहा है? अब हमसे पूछ रहा है अंकित मूल्य। अंकित मूल्य कितना है? 25। तो 3 से ये काटेंगे, कितनी बार में कटेगा? 3.5। 25 25 125 का 5, 25 3 75 12 87। एक अंक के बाद 27.5। आंसर बी। जब आप समझ जाएंगे तो आप जैसे ही रेशियो बनाए उसके बाद तुरंत देख के आंसर कर देंगे। अगला क्वेश्चन, एक टेलीविजन 14,500 में उपलब्ध था। दिवाली सेल के दौरान इसकी कीमत घटकर 11,890 रह गई। प्रतिशत छूट ज्ञात करना है। तो 14,500 में से 11,890 क्या कर देंगे? घटा देंगे। ये 0 हो गया। 10 में से 9 गया 1, 14 में से 8 गया 6, 3 में से 1 गया 2। इतने की छूट मिले तो छूट का प्रतिशत ज्ञात करना होता है। जो तो पहले मूल्य कितनी थी? 14,500। छूट कितना है? 26.10। प्रतिशत निकालने के लिए 100 का क्या करेंगे? मल्टीप्लाई करेंगे। 2 0 से 2 0 कैंसिल हो गया। 5 से कटेगा ये, 5 दूना 10, 5 9 45, 5 25 25, 1 बचा, 5 दूना 10, 5 दूना 10, 29 1 जाएगा, 29 दूना 58। तो 29 से कितनी बार में कटेगा? 18 बार में। 18 बटे 18 9 162 का 2, 18 दूना 36, 36 16 52। यह 18 बार में कटेगा। 18%। छूट कितना हो गया? 18%। अगला क्वेश्चन देखते हैं। इसको सॉल्व करना है। हम लोग तो जानते हैं बॉडमास का। पहले डिवीजन, मल्टीप्लिकेशन, एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मतलब पहले भाग दो, उसके बाद गुणा करो, उसके बाद जोड़ो, उसके बाद घटाओ। तो हम लोग कहाँ जाते हैं? लास्ट से आते हैं। ये कितना है? 2/5 है। 7 25 35, 2 37/5। ये 2/5 है। ये कितना है? 7 25 35, 1 36/5। 36/5 है। यहाँ पे डिवीजन है ना, इसको मल्टीप्लिकेशन में चेंज करना होगा। तो नीचे वाला ऊपर चला जाता है और ऊपर वाला नीचे चला जाता है। यानी कि 5/36, 5 से 5 कैंसिल, 2 18 टाइम में जाएगा, यानी कि 1/18। इसका मान क्या हो गया? 1/18 हो गया। अब देखिए यहाँ पे आ जाइए, 15 90 98। जहां जहां डिवीजन है वहां चलते हैं। अभी 15, यहाँ पे क्या है? 7/9। यहाँ पे क्या है? ऑफ। अब क्या करेंगे? जहां जो ऑफ होता है सबसे पहले उसको हम लोग क्या करते हैं? सॉल्व करते हैं। तो इस वाले पोर्शन को सबसे पहले सॉल्व कर लो, क्योंकि तभी तो ऑफ सॉल्व होगा। इस वाले पोर्शन को कैसे सॉल्व करेंगे? 10 1 11/10 प्लस 5 25 25 1 26/5। एलसीएम लेंगे दोनों का, कितना होगा? 10 11, 5 दूना 10, 26 दूना 52, यानी 63/10। इसका मान क्या आया? 63/10। इसका मान कितना आया? 63/10। ऑफ मतलब क्या होता है? गुणा 63/10। तो 9 7 63, तो कितना हो गया? 98/15। 7 7 49, 49/10 हुआ।
अब भाग को हम गुणे में चेंज कर देंगे तो कितना हो गया, नीचे 10 ऊपर 10 हो गया और नीचे क्या हो गया 49, 49 दूना 98, 5 तिया 15, 5 दूना 10, यानी 4/3 आया। टोटल का मान कितना है 4/3। और यहाँ पे क्या है 1/18, 4/3 और 1/18 क्या कर देंगे जोड़ देंगे, क्योंकि यहाँ बीच में प्लस लगा हुआ है। एलसीएम कितना हो गया 18 आ गया। 3 से इसमें भाग देंगे कितना जाएगा 6 बार में जाएगा, 6 से इसमें मल्टीप्लाई करें कितना हो गया 24, 18 से इसमें भाग देंगे 1 बार में जाएगा तो 25/18। सी ऑप्शन सही हो जाएगा। सी ऑप्शन सही। कैलकुलेशन है, कैलकुलेशन करना है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। दिया हुआ एक निश्चित दर पर प्रति वर्ष साधारण ब्याज पर 3 वर्षों में 10,240 रुपए की राशि 14,848 रुपया हो जाती है। यदि ब्याज को 5 मासिक रूप से चक्रवृद्धि संयोजित किया जाता है, यहाँ पे बना लीजिएगा, एरर हो गया, अब ये छूट गया चक्रवृद्धि। 5 मासिक रूप से चक्रवृद्धि संयोजित किया जाता है तो समान राशि पर समान दर पर 1 से 1/4 वर्षों में x रुपया हो जाएगी। तो x का मान है, देखिए यहाँ पे क्या बोला है, ये 10,240 रुपए जो थी वो 3 वर्ष में कितना हो जाती है 14,848। तो 3 साल का हम लोग क्या निकालते हैं SI निकाल सकते हैं। 14,848 में से 10,240 घटा देंगे, 14,848 से 10,240 घटा देंगे, ये 8 हुआ, ये 0, 8 में से 2 गया 6, ये 4, 4608 हुआ, 4608 हो गया। तो 1 साल का SI कितना होगा, 3 से भाग देंगे, 3 × 5 = 15, 3 × 3 = 9, 3 × 6 = 18, 1536 रुपए। तो हमको ब्याज दर कैसे निकालते हैं, जो 1 साल का SI होता है उसको मूलधन से भाग देते हैं। मूलधन कितना है 10,240 इंटू 100। अब देखते हैं इसको, ये किससे भाग जाएगा 16 से भाग जाएगा, हाँ 16 से भाग जाएगा, 16 96, 16 चौक 64, 16 ये कितने में 16 में 144, 16 छक 96, 32 दूना 64, 32 तिया 96, 2 से ये 10 कितने बार में कटेगा 5 बार में, तो कितना आ गया 15% आ गया। आर की वैल्यू कितनी परसेंट आ गई, ये आर की वैल्यू 15% आ गई। अब क्या बोला, यदि ब्याज को 5 मासिक रूप से संयोजित किया जाए, जो 15% है ना, ये प्रति वर्ष है, ये 15% क्या है प्रति वर्ष है। यहाँ पे क्या कह रहा है, अगर ब्याज 5 मासिक रूप से संयोजित की जाए तो आर की वैल्यू यहाँ पे क्या होगी, जो 15% है ये कितने महीने का मान है 12 महीने का, प्रति वर्ष है, हमको 5 महीने का ज्ञात करना है तो 5 से क्या कर देंगे मल्टीप्लाई कर देंगे। ये 15% 12 महीने का मान है तो 5 महीने का ज्ञात करना है तो मल्टीप्लाई कर देंगे। 3 चौक 12, 3 × 5 = 15, कितना हो गया 25/4%, 25/4% बोला। और समान दर पर समान समय, यानी एक सही 1/4 वर्ष में, 1 वर्ष मतलब 12 महीना, 1/4 वर्ष मतलब 1/4 है, इसको 12 से क्या कर दे मल्टीप्लाई कर दे, क्योंकि 1 साल में 12 महीना, 4 × 3 = 12 + 3 कितने हो गए 15 महीने हो गए। अब ब्याज कितने महीनों पे देना, हर 5 माह के रूप में देना है। तो समय निकालने के लिए हम लोग क्या करेंगे, टोटल जो समय है उसको हर कितने महीने पे देना है 5 महीने पे देना है, 5 से भाग देंगे कितना आएगा 3, टी की वैल्यू कितनी आ गई 3। अब हमको क्या ज्ञात करना है, मिश्र धन ज्ञात करना है, कि मतलब ये 25/4% की दर से
मूलधन कितना है 10,250, क्योंकि समान राशि दिया हुआ है। टी की वैल्यू कितनी है 3 है। अब इस पे ज्ञात करना है कि इसका मिश्रधन कितना होगा। तो मिश्रधन यानी कि ए की वैल्यू क्या होती है पी ब्रैकेट में 1 प्लस r/100 पी की वैल्यू कितनी है 10,240। 1 प्लस आर की वैल्यू कितनी है 25/4, तो 25/4 नीचे आएगा तो 400 हो जाएगा। टी की वैल्यू एन की वैल्यू या टी की वैल्यू 3 हो गई। 25 ये 16 बार में कटेगा, तो क्या होगा 10,240 इंटू 1 प्लस 1/16 है, तो नीचे क्या आ जाएगा 16 का क्यूब हो जाएगा, और 16 और 1 17, तो 17/16 इंटू 17/16 इंटू 17/16। 16 से ये काटेंगे कितनी बार हो जाएगा 16 छक 96, 16 चौक 64, 640 बार में। फिर 16 से इसको काटेंगे 40 बार में। फिर 4 चौक 16, या फिर 8 से काट दो 16 को, 8 दूना 16, 8 पच्चे 40। 17 का क्यूब इतना हो गया। अब क्या बचा यहाँ पे 5 इंटू 17 का क्यूब क्या होगा 4913/2। जब इसको डिवाइड करेंगे ना, मल्टीप्लाई करके डिवाइड करेंगे, कितना आएगा इसको क्या कीजिएगा, जब इसको मल्टीप्लाई करके डिवाइड करेंगे तो आएगा आपका आंसर 12,282.5। 12,282.5 आंसर। अगला क्वेश्चन देखते हैं। प्रथम 8 सम संख्याओं का औसत क्या है, लिख लीजिए। प्रथम n सम संख्याओं का औसत। प्रथम n सम संख्याओं का औसत क्या होता है n+1 होता है। प्रथम n सम संख्याओं का औसत क्या होता है n+1 होता है। और प्रथम n विषम संख्याओं का औसत प्रथम n विषम संख्याओं का औसत n होता है। मतलब अगर प्रथम 5 विषम संख्याओं का औसत बोला जाएगा कितना हो जाएगा 5 हो जाएगा। अगर प्रथम 8 विषम संख्या या फिर 5 सम संख्या का औसत बोला जाएगा कितना होगा 5 में 1 जोड़ देंगे 6 हो जाएगा। प्रथम 8 सम संख्याओं का औसत 8 में 1 जोड़ देंगे कितना हो जाएगा